हेलो स्टूडेंट। केमिस्ट्री के पहले पार्ट में अवोगाद्रो परिकल्पना पढ़ाई थी कि अवोगाद्रो परिकल्पना जो कि गैलोस ने के गैसीय आयतन संबंध नियम और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बीच संबंध को दर्शाती है। तो पहले बर्जियस ने दी, उसके बाद अवोगाद्रो ने। अब उस परिकल्पना के क्या क्या उपयोग है। सबसे पहला तो है इस परिकल्पना से परमाणु व अणु की स्पष्ट परिभाषा में परमाणु गुण होते हैं कि पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई छोटा छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु होता है, और वो छोटा छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है वो अणु होता है। कि यदि स्वतंत्र रूप से यदि कोई पदार्थ की छोटी छोटी इकाई रहती है तो वो कौन होती है? अणु होती है। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो परमाणु होता है। दूसरा, इससे जो धात्विक गैसें होती हैं जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, उनके परमाणुकता का पता लगता है। परमाणुकता का पता लगता है जैसे एग्जांपल लिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल वाष्प बना है। प्रयोग से प्राप्त हुआ कि दो आयतन हाइड्रोजन और एक आयतन ऑक्सीजन क्रिया करके दो आयतन जलवाष्प की कण बनाते हैं। अब मान लीजिए एक आयतन में कणों की संख्या कितनी हो? n अणु हो, तो यहां हो जाएंगे 2n अणु, यहां होंगे n अणु और यहां पड़ेंगे 2n। अब मान लीजिए n बराबर 1 हो तो ये हो जाएगा 2 अणु, ये 1 अणु और ये 2 अणु। ठीक है। और सरल करें कि मान लीजिए जलवाष्प तो कितना अणु बढ़े? 1 अणु बढ़े। तो 1 अणु बढ़े तो आधा अणु तो ऑक्सीजन चाहिए और 1 अणु हाइड्रोजन से। अब आधा अणु बढ़ रहा है, मतलब आधा अणु काम में आ रहा है। अब आधा अणु काम में आ सकता है, आधा परमाणु काम में नहीं आ सकता, क्योंकि परमाणु दो या उससे अधिक परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? वो अणु बनाते हैं। मतलब एक अणु में कम से कम कितने परमाणु होंगे? 2 परमाणु होंगे। यानी कि आधा अणु है तो आधा अणु तो उसमें कितना परमाणु है? 1 परमाणु। तो इसके एक अणु में कितने? 2 परमाणु है। तो यानी कि इसकी जो परमाणुता है ऑक्सीजन की, वो ऑक्सीजन की परमाणुता कितनी है? 2 है। तो इसके एक अणु के अंदर 2 परमाणु जुड़े हैं, इसी कारण उसने आधे अणु भी काम में आया। अब अगला जो उपयोग है वो अणुभार और वाष्प घनत्व के बीच संबंध भी दर्शाता है। तीसरा जो उपयोग है वो अणुभार और वाष्प घनत्व के बीच संबंध है। देखो, वाष्प घनत्व क्या होगा कि वाष्प या गैस से निश्चित आयतन का भार बटे इकाई मानते हैं हाइड्रोजन को, तो बटे हाइड्रोजन के समान आयतन का, कि जितना आयतन वाष्प है उतना ही आयतन कौन? हाइड्रोजन। दोनों का आयतन सेम है तो उसका भार बटे हाइड्रोजन का भार, दोनों का अनुपात वाष्प घनत्व होगा। अब मान लीजिए एक आयतन लिया तो ये भी कितना? एक आयतन लिया, एक आयतन, ये भी एक आयतन। एक आयतन के अंदर मान लीजिए कणों की संख्या या अणुओं की संख्या n अणु, तो n अणु लिख सकते हैं कि वाष्प या गैस के n अणुओं का भार बटे हाइड्रोजन भी, कि हाइड्रोजन के n अणुओं का। ठीक है। अब n का मान यदि 1 हो तो गैस के एक अणु का भार बटे हाइड्रोजन के एक अणु का, और हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं?
गैस के एक अणु का भार बटे हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं का, एक अणु में 2 परमाणु तो लिख सकते हैं, या फिर गैस के एक अणु का भार बटे 2 गुना हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार। 2 परमाणु है तो 2 को हमें एक से गुणा करें तो 2 ही होगा, इस तरह लिखा है 2 गुना हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार। ये किसके बराबर है? वाष्प घनत्व के बराबर। अब मैं इसे लिखूं कि गैस के एक अणु का भार कितना होगा, तो इसको इधर ले आए तो गुणा में आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं हम गैस के एक अणु का भार बराबर हो जाएगा 2 गुना वाष्प घनत्व गुणा हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है। इसको लिखिए वाष्प घनत्व। अब जो अणुभार है वो अणुभार बराबर होता है गैस के एक अणु का भार, अणुभार एक अणु में कितना भार है वो, बटे हाइड्रोजन को यूनिट मानते हैं तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार। क्या हाइड्रोजन के परमाणु के अंदर 1 ग्राम होता है, यानी कि जितना उसका अणुभार होगा गैस का वही इसका अणुभार। क्या हाइड्रोजन के 1 ग्राम से कितने गुना भारी है वो उसका अणुभार हो जाएगा। तो गैस के एक अणु का भार बटे हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार। या फिर इसी तरह यहां इसमें लिखे कि गैस के एक अणु का भार बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाके गुणा हो जाएगा अणुभार से। तो अणुभार गुणा हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार। ये समीकरण नंबर 2। एक है गैस के अणु का भार, यह भी गैस के अणु का भार। दोनों समीकरण बराबर में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 है 2 से। समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में लिखा है या समीकरण में 2 है वो है गैस के एक अणु का भार बराबर है अणुभार गुणा हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार बराबर है 2 गुणा वाष्प घनत्व गुणा हाइड्रोजन के एक परमाणु का, हाइड्रोजन के परमाणु का भार, हाइड्रोजन के परमाणु का भार कैंसिल हो गया तो अणुभार बराबर आ गया 2 गुणा वाष्प घनत्व। ये अणुभार और वाष्प घनत्व में संबंध। अणुभार क्या होगा, वाष्प घनत्व का गुणा, इसका वाष्प घनत्व इसका गुणा अणुभार। ये दोनों के अंदर रिलेशन निकालो। इसके बाद जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। एंड मोलर द्रव्यमान। देखो यदि जो पदार्थ होता है कोई पदार्थ उसकी थोड़ी सी भी मात्रा है उसके अंदर भी कणों की संख्या या परमाणुओं की जो संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो उन्हें मापने के लिए एक इकाई काम में ली, यूनिट को काम में लिया जो कौन है, मोल। मोल। अब एक जो मोल होता है उस एक मोल के अंदर कणों या परमाणुओं की जो संख्या है वो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इतने उसमें कण होते परमाणु होते।
अब ये जो संख्या है, ये संख्या कहलाती है अवोगाद्रो संख्या। एक मोल के अंदर जो कणों की संख्या है 6.023 × 10⁻23, ये अवोगाद्रो संख्या, मतलब इसके अंदर एक यूनिट मान ली मोल। अब मोल मान लीजिए कोई पदार्थ ग्राम में है, कितने ग्राम, तो फिर मोल कितने होंगे उसके अंदर। तो इस तरह से कार्बन जो है, कार्बन उसको एक यूनिट मान के मोल की परिभाषा है। कार्बन के अंदर 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो यहाँ पे जो समस्थानिक लिया था हमने, कौन सा लिया, कार्बन 12। कि कार्बन 12 का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 12। इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है, 12 ग्राम। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या क्या कहलाती है, एक मोल कहलाती है। कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या कौन 6.023 × 10⁻23 होती है, तो कौन होती है, एक मोल। यदि हम कहें कि दूसरे के लिए, किसी और के लिए, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने कण है, यदि उतने ही कण किसी दूसरे पदार्थ के अंदर, दूसरे पदार्थ के परमाणु में है, कि अणु में है, किसके अंदर उतने ही कण यदि उपस्थित है, तो भी क्या होगा, एक मोल। कि मान लीजिए जैसे कार्बन 12 है, उसके 12 ग्राम में कणों की संख्या कितनी है, 6.023 × 10⁻23। तो ये क्या है, एक मोल। अब परमाणु ले क्या, अणु ले H2O, जैसे जल, तो जल के 18 ग्राम के अंदर कणों की संख्या कितनी होती है, यानी कि इतनी संख्या कौन है, मोल। यानी कि H2O के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, 18 ग्राम होता है। और कार्बन के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, 12 ग्राम होता है। इसके अंदर भी कणों की संख्या यही होती है, इसके अंदर भी कणों की संख्या यही। ये मोल कौन सा है। अब 18 ग्राम, यानी कि इस हिसाब से देखें तो इसका जो 18 ग्राम है वो कौन है, मोलर द्रव्यमान। यदि द्रव्यमान को हम ग्राम में व्यक्त करते हैं तो वो एक मोलर द्रव्यमान होता है। एक मोल जो, एक मोल पदार्थ है उसके अंदर जितना भी द्रव्यमान है, वो उस द्रव्यमान को किसमें करते हैं, हमें ग्राम में व्यक्त करते हैं, तो उसका मोलर द्रव्यमान होता है। जैसे 1 मोल H2O का द्रव्यमान कितना है, 18 ग्राम है, यानी कि 18 ग्राम क्या है उसका मोलर द्रव्यमान। अब ये 18 ग्राम कैसे आया, कि देखो H2O जो है उसके अंदर हाइड्रोजन परमाणु है 2 और एक ऑक्सीजन परमाणु है। हाइड्रोजन के अंदर द्रव्यमान कितना, 1, और हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 2। ऑक्सीजन का होता है 16, तो टोटल हो गया 18। अब ये जो परमाणु द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन का तो 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या। अब जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसका 16 ग्राम यहाँ इसका। तो ये इसका मोलर द्रव्यमान होगा, जितना एक मोलर द्रव्यमान आ रहा है उतने इसमें मोल आ रहा है। 18 ग्राम है तो 1 मोल है, 36 हो गया 2 मोल हो गए, इस तरह से मोल है। तो ये हो गया मोल एंड मोलर द्रव्यमान। अब मान लीजिए किसी भी पदार्थ की मात्रा दी हुई है, 10 ग्राम दिया है, 20 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, और उसमें मोल पूछे कितने मोल है इसके अंदर, तुम निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल है कि 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोल ज्ञात कीजिए। 2.2 ग्राम CO2 के अंदर कितने मोल है ज्ञात कर। देखो पहले तो हमें CO2 जो है उसका मोलर द्रव्यमान लिखिए। भाई 1 मोल में उसका कितना द्रव्यमान है, तो CO2 लिखा। कार्बन का होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 12 प्लस 32 ये हो गया 44। मतलब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना है, 44 ग्राम। 44 ग्राम।
तो यहाँ लिखे हम कि 44 ग्राम CO2 में मोल कितना है, 1 मोल। तो 1 ग्राम CO2 में मोल कितना हो जाएगा, 1/44 मोल। चाहिए कितना, कि 2.2 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/44 इंटू 2.2, पॉइंट से हटाया तो 10 से गुणा किया, 22 थोड़ी 44, ये आगे 1/20। सोल्व करेंगे इसे तो आएगा 0.05। कौन आएंगे, ये मोल है। CO2 के 2.2 ग्राम में कितने मोल होंगे, 0.05 मोल। इस तरह से मोल आ जाएगा। अब मान लीजिए मोल नहीं, मैं पूछूं इसके अंदर कणों की संख्या कितनी है या परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो इस मोल को किससे गुणा कर दूं मैं, अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर। जो भी मोल है उस मोल को यदि हम अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे तो कणों की संख्या, इस अवोगाद्रो संख्या को Na से डिनोट कर। मान लीजिए इसके कणों की संख्या पूछी कितने कण है, तो 0.05 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कण या परमाणु। ठीक है, तो याद। तो आप इसमें मोल कॉन्सेप्ट के द्वारा, मोल से हम परमाणु, मोलक द्रव्यमान है, मोलक द्रव्यमान से या कोई भी द्रव्यमान दिया है उससे हमें निकाल सकते। या मोल याद करने का सीधा सा सूत्र है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्य। मोल याद करें, द्रव्यमान कितना दिया प्रश्न के अंदर, 2 पॉइंट। मोलर द्रव्यमान कितना है, 44 होता है एक मोल का। CO2 कितना है, 44, उसको सोल्व कर 10 आ जाएगा मोल का। ठीक है, कणों की संख्या याद करनी हो, जो भी मोल आए उस मोल को हम फिर अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर। कि मोल है और मोल से हमें क्या प्राप्त करना है, इसको मैंने मोलक द्रव्यमान से गुणा किया। मोल, तो मोल को मोलक द्रव्यमान से गुणा किया तो द्रव्यमान आ जाएगा ग्राम। जो भी मोल था उसका कितना द्रव्यमान है, ग्राम में। यदि इससे हम भाग दे दें तो द्रव्यमान है जो भी कोई, उसको मोलक द्रव्यमान से भाग दे दे तो कौन आ जाएगा, मोल आएगा। अब जो द्रव्यमान आया है, इधर लिखना है, यदि मोल को Na से गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा, कणों या परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। और यदि मैं इसे Na से भाग दे दूं, कणों की जो संख्या है उसके अंदर अवोगाद्रो संख्या का भाग दे दे तो कौन आ जाएगा, मोल आ जाएगा। और एक मोल कोई भी जो गैस होती है उस गैस के अंदर आयतन होता है 22.4 लीटर, और ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। दो तरह के टेम्परेचर प्रेशर होंगे, एक तो मानक और एक सामान्य। सामान्य हो तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और स्टैंडर्ड हो तो एसटी। तो एसटीपी के ऊपर एक मोल गैस का आयतन होता है 22.4। तो यदि हम इस मोल को 22.4 लीटर से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, उस गैस का आयतन आ जाएगा लीटर। और यदि हम इस आयतन को 22.4 लीटर से भाग देते तो क्या आ जाएगा, उसमें मोल आ जाएगा। तो इस तरह से यदि हमें आयतन चाहिए तो 22.4 लीटर से गुणा करना है, आयतन दिया है, मोल चाहिए भाग देना है। मोलर द्रव्यमान से गुणा कर दिया, उसका द्रव्यमान आ जाएगा। द्रव्यमान से मोल चाहिए तो मोलर द्रव्यमान का भाग देना है। मोल से हमें कणों की संख्या चाहिए तो Na से गुणा करना है। कणों की संख्या से मोल चाहिए तो Na से भाग। इस तरह से हम परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए नहीं।